दोस्तों, जब गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े हो जाएं, तो गोलियां सिर्फ जिस्म नहीं भरोसा भी छन्नी कर देती। ये है वार, एक ऐसी जंग जहां हर मिशन के पीछे एक राज छिपा है और हर राज के पीछे छुपा है एक बड़ा धोखा। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई मूवी वार। तो चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक शख्स जिसका नाम वीके नायडू होता है उसको और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी फैमिली बैठकर खाना खा रही होती। खाना खाने के बाद नायडू अपने सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है, जहाँ वह अपने लैपटॉप के थ्रू इस मूवी के हीरो ऋतिक रोशन अर्थात कबीर धारीवाल से कांटेक्ट करता है। कबीर एक बहुत ही जबरदस्त रो एजेंट होता है जो काफी मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। कबीर नायडू को सीरिया से लाइव फुटेज भेजता है जिसमें उसकी गन पॉइंट पर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट फरीद हक्कानी होता है। नायडू कबीर को हक्कानी को शूट करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही कबीर हक्कानी को शूट करता है तो गोली सीधे नायडू के हाथ में लगती है और नेक्स्ट गोली नायडू के सर में लगती है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। दरअसल कबीर की गन पॉइंट पर हक्कानी नहीं नायडू होता है। कबीर सीरिया में नहीं बल्कि दिल्ली में नायडू के घर के सामने होता है। नायडू अपनी मौत के पीछे कई सवाल छोड़ जाता है कि कबीर ने उसको क्यों मारा। सीन चेंज होता है और हमें दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर और रो के चीफ कर्नल सुनील लूथरा को दिखाया जाता है, जहां लूथरा डिफेंस मिनिस्टर को बताते हैं कि कल रात हमारे एक अंडर कवर ऑफिसर नायडू को किसी ने गोली मारकर मार दिया है और हमें शक है कि उसको कबीर ने गोली मारी है। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर कबीर को मारने का ऑर्डर दे देती है ताकि वह हमारे देश को और नुकसान न पहुंचा पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दो ड्रग्स स्मगलर्स को दिखाया जाता है जिनके बीच में ड्रग्स डीलिंग हो रही होती है। तभी वहाँ पर मूवी के सेकंड हीरो टाइगर श्रॉफ अर्थात खालिद रहमानी को दिखाया जाता है। खालिद रो का एक जबरदस्त एजेंट होता है। इन दोनों माफिया और खालिद के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर खालिद अकेला ही इन दोनों माफियाओं और उनके गुंडों को बुरी तरह से धुनाई करते हुए मार डालता। तभी उसके पास लूथरा का फोन आता है और वह उसे मीटिंग के लिए ऑफिस बुला लेते हैं। इस मीटिंग में कर्नल लूथरा अपने सभी एजेंट को कबीर की गद्दारी के बारे में बताते हैं और उसको पकड़ने के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन तभी खालिद कर्नल लूथरा को कहता है कि इस काम को सबसे सही मैं अंजाम दे सकता हूँ क्योंकि मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग की है और मैं उनको सबसे ज्यादा जानता हूँ कि वह किस तरह से सोचते हैं और उनका अगला मूव क्या हो। खालिद की बातों से इम्प्रेस होकर कर्नल लूथरा कबीर को पकड़ने की जिम्मेदारी खालिद को दे देते हैं, लेकिन खालिद को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर एक गद्दार हो सकता है। और इसके बाद खालिद फ्लैशबैक में चला जाता है जहां 2 साल पहले उसे लूथरा ने कबीर से मिलवाया था। लूथरा कबीर से खालिद को अपनी टीम में लेने के लिए कहता है क्योंकि खालिद एक बहुत ही बढ़िया सोल्जर था और कबीर की टीम के लायक, लेकिन कबीर उसको अपने साथ रखना नहीं चाहता था क्योंकि खालिद का पिता अब्दुल रहमानी भी एक सोल्जर था और उसने दुश्मनों के साथ मिलकर कबीर को मारने की कोशिश की थी, जिसके बदले में कबीर ने उसके पिता को मार दिया था। इसलिए कबीर को शक था कि शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए खालिद मुझ पर अटैक न कर दे, इसलिए वह खालिद को अपनी टीम में लेने से मना कर देते। इसके बाद खालिद कबीर को कन्वेंस करते हुए बताता है कि मेरे पिता को पकड़वाने वाली मेरी अम्मी थी, उन्होंने ही मेरे पिता की गद्दारी की खबर पुलिस को दी थी। मैं अपने पिता की तरह गद्दार नहीं हूँ बल्कि अपनी अम्मी की तरह अपने देश के लिए वफादार हूँ। उसकी बातों को सुनकर कबीर उससे कन्वेंस हो जाता है और उसे अपनी टीम में रख लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन के किसी कोने में यह शक होता है कि शायद खालिद उसके साथ गद्दारी कर सकता। कुछ दिनों बाद कबीर की टीम एक मीटिंग करती है जिसमें बताया जाता है कि टीम का नेक्स्ट टारगेट रिजवान इलियासी ने कई मासूम बच्चों को टेररिस्ट बना दिया है और उनको अपने हिसाब से जहाँ कहीं चाहता है बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता। इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इलियासी तक पहुँचने के लिए हमें इसके राइट हैंड बशीर हाशिफ को पकड़ना होगा। बशीर को पकड़ने के लिए पूरी टीम इराक पहुंच जाती है। सभी लोग वेश बदलकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक महिला
को पत्थरों से मारने की तैयारी चल रही होती। कबीर जानबूझकर बशीर तक पहुंचने के लिए इस भीड़ के लीडर को गोली मार देता है और अपने आप को इन लोगों से पकड़वा लेता। दरअसल यह लीडर बशीर का ही आदमी होता है। बशीर के लोग कबीर को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसकी बढ़िया तरीके से धुनाई करते हैं। कुछ देर बाद बशीर उसके सामने आता है और उससे कहता है कि तुम रो एजेंट हो और मुझे मारने आए हो। तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मुझे इलियासी का पता बता दो और यहाँ से जिंदा चले जाओ। उसकी यह बात सुनकर बशीर हंसने लगता है। कबीर की बॉडी में उसकी टीम ने कई ट्रैकर लगाए हुए होते हैं। कुछ ही देर में उन ट्रैकर्स की मदद से पूरी टीम वहाँ पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है और अंत में कबीर की टीम मिलकर बशीर के पूरे गैंग को मार डालती और बशीर को पकड़कर इंडिया ले आती, जहाँ बशीर यह कबूल कर लेता है कि उसे हथियार इलियासी ने ही दिए थे, जिसके कारण इलियासी एक टेररिस्ट घोषित हो जाता है और इस वजह से वह अब अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो जाता। इस मिशन में खालिद ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग उससे खुश थे। लेकिन कबीर उससे नाराज था क्योंकि खालिद ने उससे एक बात छुपाई थी। असल में खालिद की राइट आई का पेरिफेरल विजन खराब, जिससे उसे राइट साइड में कुछ नहीं दिखता था। इसलिए इस मिशन में उसने अपने राइट साइड के टारगेट मिस कर दिए थे। इस वजह से कबीर उसे अपनी टीम छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी इस कमी से पूरी टीम की जान खतरे में जा सकती थी। इसके बाद खालिद कबीर को बताता है कि मेरी खराब आंख होने की वजह मेरे पिता है। जब मेरे पिता की गद्दारी का सबको पता चला तो स्कूल में कुछ बच्चों ने मुझको घेर कर बुरी तरह से मारा, जिसकी वजह से मेरी आंख पर चोट लग गई और मेरी आंख में तब से यह कमी आ गई। लेकिन मेरा देश की सेवा करने का जज्बा जरा भी कम नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर पिघल जाता है और उसे अपनी टीम में रखते हुए कहता है कि मिशन के दौरान तुम हमेशा अपने पार्टनर को राइट साइड में रखना। कुछ दिनों बाद रो को खबर मिलती है कि इलियासी मोरक्को देश में, इसलिए उसको पकड़ने के लिए कबीर की टीम मोरक्को पहुंचने की तैयारी करने लगी। इस तैयारी के दौरान कबीर पूरी टीम के मोबाइल फोन जमा कर लेता, क्योंकि वह इस मिशन को बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहता था, जिससे कि इलियासी को वहां से भागने का मौका न मिल पाए। मोरक्को पहुंचकर कबीर की टीम इलियासी को घेर लेती, लेकिन इलियासी बिल्कुल भी नहीं डरता है और वह कबीर को बताता है कि तुम्हारी टीम का एक आदमी मेरा इन्फॉर्मर है। तभी वहाँ एक एजेंट सौरभ टीम के 2 लोगों को गोली मारकर मार देता। दरअसल सौरभ इलियासी के लिए काम करता था और एजेंसी की हर खबर इलियासी को बता देता था, लेकिन इस बार सभी के फोन जमा हो जाते हैं, जिस कारण से वह यह खबर इलियासी तक नहीं पहुंचा पाया था। इसलिए इलियासी की जान बचाने के लिए उसने एजेंसी के सामने खुलेआम गद्दारी कर दी थी। इसी के साथ दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। यहाँ पर खालिद अपने कंधे पर गोली लेकर कबीर की जान बचाता है। तभी सौरभ वहाँ से भाग निकलता है। यह देखकर खालिद उसका पीछा करने लगता है। इधर कबीर अकेला इलियासी और उसके गैंग वालों से लड़ता है। वह सभी लोगों को मारकर इलियासी को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इलियासी के कुछ साथी आ जाते हैं और कबीर को गोली मारकर इलियासी को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। 1 हफ्ते बाद कबीर को होश आता है, जहाँ लूथरा और उसकी टीम की एक सदस्य आदिति कबीर को बताती है कि इलियासी फरार हो गया, जबकि खालिद और सौरभ अभी तक लापता। यह बात सुनकर सभी को लगता है कि शायद दोनों लोग मर चुके। कुछ दिनों बाद 2 पुलिस वालों को समुद्र के किनारे खालिद अधमरी हालत में मिलता है। खालिद को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां खालिद कबीर को बताता है कि उसने सौरभ को मार दिया और इलियासी के बारे में पूछता है। उसकी बात सुनकर कबीर उससे कहता है कि हम उसको नेक्स्ट टाइम पकड़ लेंगे। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां अब कबीर एजेंसी के लिए गद्दार बन चुका है और खालिद कबीर को ढूंढने का काम कर रहा है। तभी एक दिन खालिद को कबीर का फोन आता है और कबीर उससे कहता है कि मुझे ढूंढना बंद कर दो। खालिद उससे कहता है कि सर, आपने हमें देशभक्ति सिखाई थी और आज आप ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस गद्दारी की वजह क्या? लेकिन कबीर कुछ नहीं बताता है और खालिद को चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो कि इस मूवी का बहुत ही जबरदस्त सीन होता है, जहाँ पर कबीर एयर ड्राइव करते हुए पहुंच जाता है भारतीय सेना के एक प्लेन और जबरदस्त एक्शन के साथ उस प्लेन के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है और वहाँ पर कबीर लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ को मार डालता है। इसके बाद रो के सभी लोग सोचने लगते हैं कि कबीर ने नायडू और श्रॉफ को
क्यों मारा, जबकि दोनों के बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं। कुछ दिनों बाद फिर से कबीर खालिद को एक ट्रेन में मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसके रास्ते से हट जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारा जनाजा दे, लेकिन खालिद उसकी बात नहीं मानता है। इसके बाद कबीर खालिद को 2 ऑफर देता है। पहला यह है, या तो मैं तुम्हें यह रीजन बताऊं कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, और दूसरा मैं तुम्हें अपने नेक्स्ट टारगेट का नाम बता। तभी एक स्टेशन आ जाता है और कबीर भीड़ के साथ वहां से गायब हो जाता है और जाते जाते उसे अपने नेक्स्ट टारगेट का नाम बता देता है, जिसका नाम उत्पल विश्वास होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक फुटबॉल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ कबीर एक छोटी लड़की से मिलने जाता है। इस छोटी लड़की को वह काफी दिनों से पाल रहा होता है। वह लड़की कबीर से मिलकर उससे पूछती है कि मोम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही। इसके बाद कबीर कहता है कि वह जल्द ही तुमसे मिलने आने वाली है। और तभी यहाँ से कहानी 6 महीने बैक इटली में पहुंच जाती, जहाँ कबीर की मुलाकात इस मूवी की हीरोइन वाणी कपूर यानी नैना से होती। नैना एक बहुत ही बढ़िया डांसर होती, जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट में डांस करती थी, और उसकी एक बेटी भी होती है जिसे प्रेजेंट टाइम में कबीर पाल रहा था। नैना के डांस और उसकी खूबसूरती पर फिरोज कॉन्ट्रैक्टर नाम का एक शख्स फिदा रहता है। फिरोज का एक सपना था कि वो एक दिन नैना के साथ डिनर करे। यह बात कबीर भी जानता था, इसलिए कबीर एक प्लान बनाता है। इस प्लान के तहत कबीर नैना को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, ताकि नैना फिरोज से इलियासी की सारी सीक्रेट खबर लाकर उसे दे दे। दरअसल कबीर को खबर मिली थी कि फिरोज इलियासी की मदद कर, और अगर उसे इलियासी को पकड़ना है तो उसकी खबर फिरोज ही उसे दे सकता है। कबीर ने फिरोज के होटल में कैमरा और माइक फिट कर दिया था, जिसमें उसे एक दिन यह दिखता है कि फिरोज अपने अकाउंट से 4 अननोन लोगों को पैसा भिजवा रहा है। फिरोज अपने अकाउंटेंट को बोलता है कि वह 4 लोग इलियासी के छुपे हुए मोहरे हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए, और वह हर खुफिया जानकारी इलियासी को देते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा जीतता है। और अब इंडिया में एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इस कन्वर्सेशन को सुनने के बाद कबीर को समझ में आता है कि सौरभ के अलावा भी 4 लोग हैं, जो कि रिजवान से मिले हुए हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस कन्वर्सेशन से कबीर को यह जानकारी भी मिलती है कि फिरोज का आज इटली में आखिरी दिन है। यह सुनकर कबीर तुरंत अपना आखिरी प्लान शुरू करता है, और वह नैना से मिलकर उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि वह एक रॉ एजेंट है, जो कि इलियासी नाम के बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ना चाहता है, जिसके लिए उसे नैना की मदद चाहिए। हालांकि यह सब जानकर नैना को कबीर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नैना अपनी 6 साल की बेटी रूही की अच्छी परवरिश के लिए कबीर की बात मान जाती, और फिर कबीर उसे एक सीक्रेट पेन ड्राइव देकर फिरोज के पास भेज देता, जहां नैना चुपके से वह पेन ड्राइव फिरोज के लैपटॉप में लगा देती। दूसरी तरफ कबीर कर्नल लूथरा को इस मिशन के बारे में बता देता है। उसी वक्त अदिति कबीर को कॉल करके बताती है कि इलियासी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर फिरोज कॉन्ट्रैक्टर का रूप ले लिया है। यह बात सुनकर कबीर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने नैना को इलियासी के पास भेजकर उसकी जान खतरे में डाल दी थी, इसलिए वह उसे बचाने के लिए फिरोज के होटल की तरफ दौड़ने लगता। दूसरी तरफ फिरोज यानी इलियासी को यह पता चल जाता है कि नैना एक जासूस, और वह पेन ड्राइव को भी देख लेता है, इसलिए इलियासी गुस्से में नैना को मार देता है और कबीर के आने से पहले वहाँ से भाग जाता है। जब कबीर वहाँ पहुँचता है तो उसे नैना की लाश मिलती और उसे शक होता है कि कर्नल लूथरा ने ही इलियासी को इस मिशन की खबर दी। मतलब इलियासी के 4 खुफिया मोहरों में से एक लूथरा भी हो सकता। इसलिए कबीर अदिति को कर्नल लूथरा के फोन रिकॉर्ड चेक करने को बोलता है, जिससे अदिति को पता चलता है कि कबीर ने जब कर्नल को कॉल करके नैना वाले मिशन के बारे में बताया था, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने नायडू को कॉल किया। अदिति जब नायडू के बैंक अकाउंट चेक करती है तो उसमें दिखता है कि उसे कुछ अनजान लोगों से बहुत सारा पैसा मिला है, जो कि असल में इलियासी ने ही दिए थे। मतलब नायडू इलियासी से मिला हुआ था, इसलिए कबीर ने उस पर हमला किया। और जब नायडू ने यह बात कंफर्म की कि वह इलियासी के लिए काम करता था और उसी ने फिरोज को नैना के बारे में बताया था, तब कबीर ने उससे बाकी 3 मोहरों के बारे में पूछा। इस पर नायडू ने बताया कि वह सिर्फ एक ही को जानता है, जो था लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रोफ। यह बात पता चलने के बाद कबीर ने नायडू को मार दिया था और उसने यह फैसला किया कि वह जब तक इलियासी के बाकी 3 मोहरों को
खत्म नहीं कर देता तब तक वह किसी को भी इस मिशन के बारे में नहीं बताए, क्योंकि उसे लूथरा पर भी शक था। केवल अदिति को ही इस बात की जानकारी थी। इसके बाद कबीर ने जिमी श्रॉफ को भी मार दिया, लेकिन मारने से पहले कबीर ने उससे यह पूछा था कि बाकी के 2 मोहरे कौन है। तब जिमी ने कबीर को बताया था कि वह सिर्फ एक मोहरे को जानता है, जो था डॉक्टर उत्पल विश्वास, जिससे उसे एक ड्राइव लेकर इलियासी तक पहुंचाना। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में लौट आती है, जहां अब खालिद को यह पता चल चुका था कि कबीर का अगला टारगेट डॉक्टर उत्पल विश्वास, जो कि पहले एक इंडियन साइंटिस्ट था लेकिन अब पुर्तगाल देश में काम कर रहा था। जब खालिद रोह की टीम को कबीर का अगला टारगेट बताता है तो कर्नल लूथरा उसे डॉक्टर विश्वास को बचाकर भारत लेकर आने का काम दे। इसलिए खालिद पुर्तगाल जाकर डॉक्टर उत्पल विश्वास से मिलता है और उन्हें हालिया घटित सारी घटनाएं बताता है और उनसे कहता है कि आपकी जान खतरे में है। लेकिन डॉक्टर विश्वास यह बात चुपके से इलियासी को बता देता, जिसे डॉक्टर विश्वास से ड्राइव लेना था। इसलिए इलियासी उससे कहता है कि वह चिंता न करे, वह इंडिया जाने से पहले ही उसे छुड़ा लेगा। खालिद डॉक्टर विश्वास को कड़ी सुरक्षा में लेकर पुर्तगाल से निकलता है, लेकिन रास्ते में उन पर इलियासी के गुंडे हमला कर देते और सभी पुलिस वालों को मारकर और खालिद को बेहोश करके हेलीकॉप्टर से डॉक्टर विश्वास को लेकर भागने लगते। लेकिन तभी वहां पर कबीर की एंट्री होती और वह सभी गुंडों को खत्म कर विश्वास से उसका ड्राइव छीन लेता और पूछता है कि इलियासी का आखिरी खुफिया आदमी कौन है। लेकिन इस बारे में डॉक्टर विश्वास को कुछ पता नहीं होता है, इसलिए कबीर डॉक्टर विश्वास को मारकर वहां से भागने लगता है। तभी खालिद को होश आ जाता है और वह कबीर का पीछा करने लगता है। रास्ते में खालिद को कबीर के पास ड्राइव दिख जाता है, जिसे वह छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में कबीर उसे लेकर वहां से भाग जाता है। खालिद जब इंडिया वापस लौटता है तो कर्नल लूथरा गुस्से में आकर उसे सस्पेंड कर देता है, क्योंकि ना तो वह डॉक्टर विश्वास को बचा पाया और न ही ड्राइव। इस ड्राइव के अंदर क्या है यह अभी तक किसी को पता नहीं और कबीर को भी यह पता नहीं था कि उस ड्राइव में क्या है। उधर सस्पेंड होने के बाद भी खालिद अपना काम नहीं छोड़ता है और वह यह मालूम करता है कि 6 महीने पहले जब वह हॉस्पिटल में एडमिट था तब कबीर कौन से मिशन पर गया था। इस खोजबीन में उसे नैना और उसकी बेटी के बारे में पता चला, इसलिए खालिद रूही के हॉस्टल में पहुंच जाता है, जहां कबीर भी रूही से मिलने आया। खालिद कबीर को बताता है कि वह भी नैना के बारे में सब जानता है और अब मुझे आपका मकसद जानना। तब कबीर उसे अपने एक सेफ हाउस में लेकर जाता है, जहां कुछ दिनों से छिपकर वह अपना काम कर रहा था। वहां वह खालिद को सब बता देता है कि उसने नायडू, श्रॉफ और विश्वास को क्यों मारा है और अभी उसे इलियासी को रोकना है, जो कि एक नए चेहरे के साथ कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाला। इसके अलावा उसे इलियासी का आखिरी मोहरा भी ढूंढना है। तभी वहां पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और कबीर और खालिद पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जहां पर एक जबरदस्त फाइट सीक्वल होता है और दोनों मिलकर सभी गुंडों को मार देते और उन्हें यह शक होता है कि शायद यह हमला इलियासी के आखिरी आदमी लूथरा ने किया है। इसके बाद खालिद और कबीर केरल जाते हैं, जहां आदिति की शादी हो रही है। असल में कबीर ने आदिति को डॉक्टर विश्वास का ड्राइव दिया था, यह देखने के लिए कि उसमें क्या है, और आदिति ने यह पता लगा लिया था कि उस ड्राइव में ब्रह्मा सैटेलाइट के ऑर्बिट कोऑर्डिनेट्स है। ब्रह्मा इंडिया का मिलिट्री सैटेलाइट था, जिससे सभी सोल्जर आपस में कम्युनिकेशन करते थे, और उस ड्राइव में उस सैटेलाइट की लाइव लोकेशन के कोऑर्डिनेट, जिससे कोई भी उसे निशाना बना सकता था। रिजवान इलियासी ब्रह्मा सैटेलाइट को तबाह करना चाहता था, ताकि आर्मी का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए और वह बॉर्डर पर लाचार पड़ गया। तब इलियासी इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करता, लेकिन यह सब उस ड्राइव के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कबीर उसे खालिद को संभालने के लिए दे देता है। फिर वे दोनों केरल से निकल जाते हैं और रास्ते में एक बोट पर अपनी जीत का सेलिब्रेट करने के लिए शराब, जहाँ खालिद कबीर के गिलास में जहर मिला देता है। जहर पीने से कबीर तड़पने लगता है। खालिद कबीर को तड़पता हुआ देखकर बोलता है कि वह खालिद नहीं बल्कि सौरभ है। असल में 6 महीने पहले जब कबीर और उसकी टीम इलियासी को पकड़ने मोरक्को गई थी और सौरभ वहां से अपने साथियों को मारकर भागा था, तब खालिद ने उसका पीछा किया था और जब वह उससे लड़ रहा था तो इलियासी ने वहां आकर खालिद को मार दिया था। इसके बाद सौरभ और इलियासी ने उसकी लाश को वहां से उठा लिया था और वह उसे लेकर एक हॉस्पिटल में गए, जहां इलियासी की एक डॉक्टर फ्रेंड ने सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे खालिद की शक्ल दे दी, क्योंकि अब सबको यह पता था
कि सौरभ एक गद्दार है, इसलिए वह वापस एजेंसी में नहीं जा सकता। लेकिन रिजवान को अभी भी उसकी जरूरत थी। इसी वजह से उसने सौरभ को खालिद का चेहरा दे दिया और साथ ही साथ इलियासी ने भी उसी डॉक्टर से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर फिरोज का रूप ले लिया। असल में इलियासी का चौथा और आखिरी मोहरा पहले से लेकर अब तक सौरभ ही था, जो कि अब खालिद के चेहरे के साथ घूम रहा था। ऊपर से अब उसे ब्रह्मा सैटेलाइट वाली ड्राइव भी मिल गई थी, जो कि इलियासी को चाहिए। इसलिए उसने कबीर को जहर दे दिया और उसे अपनी असलियत बताकर नदी में फेंक। इसके बाद सौरभ ड्राइव लेकर आर्कटिक सर्किल में पहुंच जाता, जहां वह और इलियासी एक बड़े शिप से उस ड्राइव की मदद से ब्रह्मा सैटेलाइट पर एक मिसाइल फायर कर दे। तभी उसी जगह पर अचानक से कबीर आ जाता है, जो कि अब तक जिंदा था। वह सौरभ को बोलता है कि मुझे तुम पर तभी शक हो गया था जब सेफ हाउस में उन गुंडों ने हमला किया था और तुम राइट साइड के सभी निशाने आसानी से लगा रहे, जबकि असल में खालिद का राइट विजन डैमेज। इसलिए मैंने अदिति से तुम्हारी जासूसी करवाई, जिससे मुझे पता चला कि सस्पेंड होने के बाद भी तुम रो के हेडक्वार्टर में चुपके से जा रहे और वहाँ से तुमने एक खास जहर की बोतल उठाई। ऊपर से तुमने एजेंसी से कहा था कि मैंने सौरभ को मार दिया, जबकि उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। इन सब बातों से मुझे डाउट हो गया कि तुम खालिद नहीं सौरभ हो, इसलिए मैंने पहले से ही उस जहर का एंटीडोट ले लिया था और आदिति ने उस ड्राइव में एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि हमें तुम्हारी लोकेशन पता चल सके। यह सब सुनकर इलियासी और सौरभ हैरान हो जाते, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे ब्रह्मा सैटेलाइट पर मिसाइल फायर कर चुके। लेकिन तभी उस मिसाइल की दिशा बदल जाती है और वह वापस उसी शिप की तरफ आने लगी, क्योंकि कबीर और आदिति ने उस ड्राइव की प्रोग्रामिंग भी चेंज कर दी। इसके बाद कबीर इलियासी को पकड़ लेता है और सौरभ को अपनी गन फेंकने के लिए बोलता, लेकिन सौरभ अपनी जान बचाने के लिए इलियासी को ही गोली मार देता और वहाँ से भाग जाता। कुछ देर बाद उस शिप पर वह मिसाइल आकर गिरती है, लेकिन उससे पहले ही कबीर वहाँ से निकल जाता है और सौरभ का पीछा करता है। दोनों लोग भागते भागते पुराने चर्च में पहुंच जाते, जहां दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई हुई। लड़ाई के अंत में सौरभ बुरी तरह से घायल हो जाता है और तभी कबीर उसके ऊपर चर्च का मलबा गिरा देता है, जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है और वह वहीं पर मर जाता। कबीर नहीं चाहता था कि वह खालिद जैसे अच्छे इंसान की शक्ल के साथ मरे। इस सब के बाद कबीर लूथरा को पूरी सच्चाई बता देता है और अब खालिद रहमानी की बहादुरी और शहीदी के लिए उसकी मां को प्रधानमंत्री की तरफ से परमवीर चक्र पुरस्कार मिलता है। दूसरी तरफ कबीर यह फैसला करता है कि वह अब नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करे, बल्कि एक बागी बनकर ही दुश्मनों का सफाया करे, ताकि कोई भी उसको आसानी से कंट्रोल न कर सके। फिर वह नैना की बेटी रूही को ऑस्ट्रेलिया घुमाने ले जाता है, जहां नैना ने उसे ले जाने का वादा किया और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कुछ जंगें जीतने के लिए अपनी जान देनी पड़ती और कुछ जंगें सिर्फ दिल से लड़ी जाती। वार खत्म हो गई है, लेकिन कबीर और खालिद की कहानी आज भी जिंदा। दोस्तों, यह थी वार मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।